अरे यहाँ पर जवाब दो कि जो है ये जो है अथी ने मिलता है, पीडीएफ इसका ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ ओपन कर देगा। पीडीएफ ओपन करने के लिए क्या करना होगा? विविध वाला नहीं भेजें, भेज देते हैं अभी तुरंत। इंटरनेट ऑन हुआ? हाँ हो गया, अब भेज देते हैं। जा रहा है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना? टेलीग्राम चैनल देखिए, टेलीग्राम चैनल पर चला गया। देखिए चला जाएगा, जा रहा है। देखिए चल गया, देखिए गया। बैक करके कीजिए ना, बैक करके ओपन कीजिए ना, चला गया ना। आंसर भी है इसमें, देख लीजिए आंसर भी है, देखिए है ना पीछे में आंसर है। चलिए इसको जो है इसमें देख लीजिए, आपको होमवर्क दे रहे हैं, इससे अगले क्लास में पूछेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, 20 को नहीं 25 को, 20 ठीक नहीं होता है, 25 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक याद करना है ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, ठीक है। और इस पर सेल्फ डिस्कशन भी करना है, बात समझ रहे हैं? पहले एक रोज करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। और दीपेन को बोलिए इसको जो है एप्लीकेशन पर भी भेज देगा, हम उसको भेज दे रहे हैं, उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे रहे हैं। इसको कहिए बिहार पुलिस बैच में एप्लीकेशन पे अपलोड कर देगा। तो ऑनलाइन वाले लोग एप्लीकेशन पे भी हम डलवा दे रहे हैं, उसमें आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम से अपलोड कर लीजिएगा या यहां से कर लीजिएगा, जहां से करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद रहा सवाल मैथ का, तो मैथ वाले सर 700-800 क्वेश्चन सेलेक्ट हमको लगता है कर लिए हैं। मैथ का क्लास प्रत्येक रविवार को होगा, प्रत्येक रविवार को मैथ का क्लास हम लगवा रहे हैं सुबह 8 बजे से। आज क्या तारीख है? 24 है। 1 2 3 4 रविवार है। 4 रविवार सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक मैथ का क्लास होगा। 4 रविवार मतलब 16-20 घंटा 25 घंटा मैथ का क्लास होगा, 16 घंटा मैथ का क्लास होगा। और उस 16 घंटा में 700 से 800 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। तो इस रविवार से मैथ का क्लास होगा, ठीक है, सुबह 8 बजे से। इस रविवार से मैथ का क्लास करवा देते हैं सुबह 8 बजे से। क्वेश्चन तैयार हो गया आप मैथ का, ठीक है। कुछ देर के बाद कहिएगा हिंदी, कुछ देर के बाद कहिएगा इंग्लिश। इतना नहीं देख रहे हैं, देखिए सिलेक्टेड चीज सब पढ़िए, समझिए उतना पढ़िए कि रिजल्ट हो जाए। जितना पढ़ करके रिजल्ट हो सकता है उतना करवा दे रहे हैं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत ना है, जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, समझिए वैसे वैसे कीजिए। और बार बार बोल रहे हैं कि जितना आपको पढ़ा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं, जितना टेस्ट ले रहे हैं, सबका बार बार रिवीजन करते रहना है, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बार कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सीट की संख्या ज्यादा है, सीट ज्यादा है। और अगर क्वेश्चन आउट नहीं होता है, बिहार है, बिहार में कुछ भी कहना मुश्किल है, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन आउट नहीं होता है तो कटअप रहेगा 60 से 70 के बीच में। 70 को कटअप कभी क्रॉस नहीं करेगा। अगर साफ सुथरा एग्जाम होता है तो कटअप 60 से 70 रहेगा जनरल का, 60 से 70 के बीच में रहेगा जनरल का, 60 से 70, 70 से कम ही रहेगा, 70 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। अगर साफ सुथरा एग्जाम हुआ तो, धांधली हुआ तब तो उसका कुछ कहना ही नहीं, समझ गए। साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं। और मैथ कुछ देर में कहिएगा रीजनिंग। रीजनिंग नहीं होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैथ पूछता है। 10 को मैथ पूछता है, तो उस 10 को मैथ के लिए जो है पूरे अच्छे ढंग से मैथ आपको करवा दिया जाएगा। चलिए आ जाइए, जैसे करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं सब कीजिए अपना आराम से।
निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? देखिए अब आप चीजों को समझिएगा। वेद को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, और हर वेद पर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। हर वेद पर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। तो हर वेद पर जो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, उसमें वेद में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। सामवेद के ऊपर पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। और अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए ही चारों वेदों पर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, जिसके विषय में हमने आपको बताया है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपको पंचविश हो जाएगा। ठीक है, आइए याद कर लेते हैं हम लोग इसको। ऋग्वेद के ऊपर कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा? ऋग्वेद के ऊपर कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया? ऋग्वेद के ऊपर कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। और देखिए आप थोड़ा गौर किए हैं, जो आपका टेस्ट हो रहा है, छठा टेस्ट हो रहा है, आप देखे होंगे कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा होगा टेस्ट के माध्यम। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? समझ गए? तो ये चीज है, थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो बहुत कुछ हम आपको दे रहे हैं, बस उसको पचाने का जरूरत है। समझ गए? पचा लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। कुछ भी एज इट इज नहीं दे रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। समझ गए? आगे आइएगा। सूत्का गेंडोर की खोज किसने किया? देखिए हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूत्का गेंडोर। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह सूत्का गेंडोर है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह आपको सूत्का गेंडोर है। पश्चिमी बिंदु सूत्का गेंडोर है। और सूत्का गेंडोर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और सूत्का गेंडोर जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, इसके खोज के विषय में पूछा जा रहा है। तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज ऑरेल एस्टेइन नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। इसकी खोज जो है आपको ऑरेल एस्टेइन नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। ऑरेल एस्टेइन नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई सारे हड़प्पाई स्थलों का विवरण आपको देखने को मिलता है। तो जो कई सारे हड़प्पाई स्थलों का विवरण आपको देखने को मिलता है, उन हड़प्पाई स्थलों में एक है आपको धोलावीरा जो कि गुजरात में है। एक आपको धोलावीरा है, और धोलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो धोलावीरा जो है आपको गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते हैं मनोरंजन के लिए कई सारे खेल खेला करते थे स्टेडियम जाकर के। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से एक स्टेडियम का पता चला है, वो धोलावीरा से ही चला है। और धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया है। फिर आपको अमलानंद घोष है। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। जो कालीबंगा है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष बीबीलाल बीके थापर ने किया है। अमलानंद घोष बीबीलाल बीके थापर ने किया है। फिर आपको फजल अहमद है। एक हड़प्पाई स्थल है कोटदीजी। कोटदीजी है आपको पाकिस्तान में कोटदीजी है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। और जो कोटदीजी है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, उस कोटदीजी की खोज जो है आपको फजल अहमद ने किया था। उस कोटदीजी की खोज जो है आपको किसने किया था? फजल अहमद ने किया था। क्लियर है? तो याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है जी? सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु मांदा, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद, सबसे दक्षिणी बिंदु। इसमें सूत्का गेंडोर के खोजकर्ता कौन है? सूत्का गेंडोर के खोजकर्ता धोलावीरा के खोजकर्ता, कालीबंगा के खोजकर्ता, कोटदीजी के खोजकर्ता। तो इसमें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है?
23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। क्या है? सर्प, सर्प है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर में से 23वां था आपको पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। इन्होंने ही जैन धर्म के अंतर्गत चातुर्यार धर्म की स्थापना की, और जैन धर्म के अंतर्गत चातुर्यार धर्म की स्थापना करते हुए इन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ये 4 धर्म का पालन कीजिए। इसी को चातुर्यार धर्म कहा गया। सत्य का मतलब सही बोलना, सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। और परिग्रह का मतलब धन संचय न करना। ये 4 धर्म का पालन करने को जो है पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कहा, उसी को चातुर्यार धर्म कहा गया। और इस चातुर्यार धर्म में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। इस चातुर्यार धर्म में जो है महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए, जिसका प्रतीक चिन्ह था आपको सिंह। जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, सिंह, महावीर स्वामी। फिर आपको जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमि हुए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर जो अरिष्टिनेमि थे, उसका प्रतीक चिन्ह था शंख। और फिर जैन धर्म का तीसरा तीर्थकर संभवनाथ था, और जैन धर्म का जो तीसरा तीर्थकर संभवनाथ था, उसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जैन धर्म का जो तीसरा तीर्थकर आपको ये था, क्या कहते हैं, संभवनाथ था, उसका प्रतीक चिन्ह था आपको क्या? घोड़ा। घोड़ा, समझ गए, घोड़ा। ये बात है। जैन धर्म के विषय में जान रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा आप याद कर लेते हैं इन चीजों को। प्रतीक चिन्ह से संबंधित पूछा जाता है, तो आइए 1 मिनट में याद करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक। 22वें तीर्थकर अरिष्टिनेमि का प्रतीक। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह। चातुर्यार धर्म की स्थापना किसने किया? चातुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। समझ गए? चलिए, आपको जैन धर्म को ही जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जैन धर्म में कहा गया है शिक्षा दान करना चाहिए। शिक्षा दान हो गया। इसके बाद जो है शिक्षा दान के बाद जो है आपको आश्रय दान। आश्रय दान मतलब घर, रहने के लिए, अगर कोई व्यक्ति है उसको रहने के लिए घर नहीं है तो उसको रहने के लिए घर दिया जाना चाहिए। फिर भोजन दान करना चाहिए, यानी अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको जो है भोजन करवाया जाना चाहिए। समझ गए? तो दान सब की बात इस धर्म में भी जो है आपको की गई है। क्लियर है? बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? देखिए, आपको दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह होना शुरू हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही जब विद्रोह हुआ तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहमनी वंश के शासन की स्थापना हुई। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहमनी वंश के शासन की स्थापना हसन गंगू ने या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया। और इस बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी, और इस बहमनी साम्राज्य के शासकों ने मराठी भाषा का प्रयोग किया अपने शासनकाल के दौरान, जिस वजह से हम यह बात कह सकते हैं कि बहमनी वंश का जो राजभाषा हुआ करता था वह आपको मराठी हुआ करता था। मराठी बहमनी वंश का राजभाषा हुआ करता था। तो चीजों को आप याद रख लेंगे। तो आ जाइए, आप हमको बता दीजिए, बहमनी वंश की स्थापना कौन राज्य में हुई? कौन राज्य में हुई? किसने किया? किसने किया? कब किया? कब किया? बहमनियों की राजधानी, बहमनियों की राजधानी, बहमनियों की राजधानी, राजभाषा, राजभाषा मराठी। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? देखिए, मुगल बादशाहों में बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक मुगल बादशाह हुए। सभी मुगल बादशाहों में सबसे महान मुगल बादशाह अकबर हुए। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। अकबर ने कई प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया, कई सारे नए चीजों की स्थापना अकबर ने किया। तो अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। और दास प्रथा का मतलब आप समझते होंगे, मनुष्यों के क्रय विक्रय से संबंधित जो प्रथा होता है उसी को दास प्रथा कहा जाता है। मनुष्यों के क्रय विक्रय से संबंधित जो प्रथा होता है उसी को दास प्रथा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? दास प्रथा। दास प्रथा कहा जाता है। अकबर ने दास प्रथा के ऊपर प्रतिबंध 1562 में लगाया। 1562 में फिर अकबर जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया, और अकबर जजिया कर पर प्रतिबंध जो है 1564 में लगाया। 1564 में अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। फिर आपको अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नया धर्म चलाया, और अकबर ने 1582 ईस्वी में जो एक नया धर्म चलाया वह दीन ए इलाही धर्म था। दीन ए इलाही धर्म। और अकबर ने 1583 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसे इलाही संवत कहा गया। अकबर ने 1583 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसे इलाही संवत कहा गया, जिसे आपको इलाही संवत कहा गया। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखिएगा, बताइएगा अब आप हमको कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने जजिया कर का अंत कब किया?
अकबर ने जजिया कर का अंत कब, अकबर ने जजिया कर का अंत कब, अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही धर्म कब चलाया, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया, अकबर ने इलाही संबत कब चलाया, अकबर ने इलाही संबत कब चलाया, 1583। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? देखिए, शिवाजी महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठा साम्राज्य को शिवाजी ने स्थापित किया और शिवाजी मुगलों को चुनौती दिया, और शिवाजी मुगलों को चुनौती देते हुए मुगलों के सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र सूरत को लूटा, और शिवाजी मुगलों के सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार लूटा। सूरत को पहली बार शिवाजी ने 1664 ईस्वी में लूटा और सूरत को दूसरी बार शिवाजी ने 1670 ईस्वी में लूटा, 1670 ईस्वी में लूटा, 1670 में लूटा। तो आपसे यह बात पूछा जा रहा है कि शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया, तो 1664। कब लूटा गया? 1600। और शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को कब लूटा? दूसरी बार कब लूटा? दूसरी बार कब लूटा? 1670 में। और इसके बाद जो है मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन हुआ करता था? सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? सूरत कौन नदी के तट पर है? सूरत कौन नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना सूरत में खोला। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना कहां खोला? कहां खोला? सूरत में खोला। और शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। तो पुरंदर की संधि कब हुई है? पुरंदर की संधि कब हुई है? शिवाजी और किस मुगल बादशाह के बीच? शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच। शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए, बहादुर शाह की अगर हम बात करें तो जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह को जो है साहेब बेखबर उपनाम से जाना जाता है। बहादुर शाह को साहेब बेखबर उपनाम से जाना जाता है। बहादुर शाह को साहेब बेखबर उपनाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब ये बादशाह बने थे तो बादशाह बनने के बाद इनको अपने साम्राज्य के भीतर होने वाले घटनाओं के विषय में जानकारी नहीं होता था, जिस वजह से इनके समय जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गई। एक ही जागीर एक से अधिक सरदारों को दे दिया गया, एक ही जागीर एक से अधिक सरदारों को दे दिया गया। यही सब कारण रहा कि खफी खां नामक विद्वान ने इन्हें साहेब बेखबर कहा, यानी यह कहा कि साहेब को तो कोई खबर ही नहीं है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। साहेब को कोई खबर ही नहीं है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और इन्हें साहेब बेखबर की उपाधि खफी खां नामक विद्वान ने दिया था। खफी खां, खफी खां नामक विद्वान ने दिया था। आगे है लंपट मूर्ख। मुगल बादशाह जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुगल बादशाह जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, और इसका संबंध लाल कुमारी नामक बेसिया के साथ था और उसी के इशारे पर ही नाचता था। इसी वजह से इसको लंपट मूर्ख कहा गया। रंगीला, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह। घृणित कायर, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था, और फर्रुख सियर को घृणित कायर इसलिए कहा जाता था क्योंकि फर्रुख सियर को जिस सैयद बंधु ने मुगल गद्दी पर बैठाया था, उस सैयद बंधु को मारने की योजना फर्रुख सियर बनाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता? रंगीला बादशाह किसे कहा? रंगीला बादशाह। साहेब बेखबर, साहेब बेखबर। बहादुर शाह को साहेब बेखबर की उपाधि किस विद्वान ने दिया? किस विद्वान ने? घृणित कायर किसे कहा जाता? घृणित कायर, घृणित कायर। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? देखिए, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली हुआ, जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। पुर्तगालियों ने जब भारत में व्यापार करना शुरू किया, पुर्तगालियों ने जब भारत में व्यापार करना शुरू किया तो पुर्तगालियों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 में पुर्तगाली वायसराय का पद लाया गया, और उस पुर्तगाली वायसराय के पद पर सर्वप्रथम बैठे फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। फ्रांसिस्को दी अल्मोरा, और फ्रांसिस्को दी अल्मोरा 1505 से 1509 तक पुर्तगाली वायसराय के पद पर रहे। फ्रांसिस्को दी अल्मोरा ने हिंद महासागर के इलाका पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। फ्रांसिस्को दी अल्मोरा ने हिंद महासागर पर कब्जा करने को लेकर जो नीति अपनाया उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ही फ्रांसिस्को दी अल्मोरा ने हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को
समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। 1509 में इन्हें वापस पुर्तगाल बुला लिया गया और अगला वायसराय बनाकर भेजा गया अल्बुकर्क को, जो 1509 से 1515 तक रहा। तो अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया, अर्थात इसका आंसर अल्बुकर्क हो जाएगा। और अल्बुकर्क को, अच्छा क्या, कहां थे आप, हैं कहां थे? एडमिशन है कि ऐसे ही आ गए है? हाँ, तो कहां थे आप? देखिए ऊपर से एक तो गलती किया, ऊपर से कर रही, दांत निकाल रहे, निर्लज है एकदम। शर्मों ने होता है, एक तो शर्म से मुंह झुक जाना चाहिए, दांत नहीं निकलना चाहिए, तो कर रहे। हाँ जी बाल, जब जो बेशरम है उसको बोल करके क्या फायदा, अब उसको थोड़े हम कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आइए अब आप लोग यहाँ पे, तो बताइए किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया? किसने छीना? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाए? वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। असत्य मिलान का चयन करें, मतलब गलत मिलान का चयन करें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 सही है, डेनिश 1616 सही है, फ्रांसीसी 1646 नहीं, 1664, स्वीडिश 1731 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी, समझ गए? तो याद रख लीजिएगा। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, ब्रिटिश की स्थापना 1600, समझ गए? तो याद रखिएगा। तो बताइए फटाफट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच, डच, डेनिश, डेनिश, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, स्वीडिश, स्वीडिश। कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटित हुई? देखिए एगो कलकत्ता शहर है, जॉब चारनाक ने सूतानती, कालीकाटा, गोविंदपुर, ये 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर को बसाया। उस कलकत्ता का अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय किलाबंदी करना शुरू किया। तत्पश्चात नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता पहुंचकर नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया और अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर कर दिया। और इसमें नवाब सिराजुद्दौला को कलकत्ता में एक छोटे से घर में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और जब अगली सुबह खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज उसमें जीवित था। यह जो घटना हुआ है, इसी घटना को ब्लैक हॉल त्रासदी या काल कोठरी की घटना कहा जाता है और इस घटना की चर्चा जॉन हॉलवेल ने किया था और यही घटना पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना। जो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ और उस पलासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बात समझ में आया? तो कालकोठरी की घटना कब घटित हुई है? कब घटित हुई है? 20 जून 1700। पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण, पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण कालकोठरी त्रासदी की चर्चा किस अंग्रेज विद्वान ने किया? हॉलबेल। किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? हॉलबेल ने किया है। फिर आपको पलासी का युद्ध 23 जून 1757, पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। 22-23 अक्टूबर, कहीं 22-23 दोनों दिन होगा। 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। और 22 जून 1740 को गिरिया का युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ? गिरिया का युद्ध। समझे? गिरिया का युद्ध हुआ था। तो आप इस बात को याद रखिएगा। बताइए पलासी का युद्ध कब हुआ है जी? 23 जून 1700। पलासी का युद्ध कब हुआ है? पलासी का युद्ध कब हुआ है? चलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22-23 अक्टूबर 1700। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? गिरिया का युद्ध कब हुआ है?
जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया? किसने? हंसराज ने। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? बताइए फटाफट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1900। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाई? आए आए किसने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ। किसने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? कौन वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? कौन कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर हंटर आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य? कितने? अंग्रेज 3 गो जो भारतीय सदस्य था उसमें जगत नारायण था। हाँ था, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और फिर एक चीमनलाल शीतलबाग। चीमनलाल क्लियर है? गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया? 78 ना, और एक स्वयं गांधी जी 79 हो गए। समझ गए? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब यह प्रश्न है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर 78 रहेगा तो 78 टिक कीजिएगा, अगर 79 रहेगा तो 79 टिक कीजिएगा। दोनों में से जो रहेगा वो टिक कीजिएगा। अब एक सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर दोनों रहे तब क्या करें? दोनों रहे तब 79 को टिक करना, दोनों रहे तब 79 को टिक करना है, लेकिन ऐसे दोनों रहेगा नहीं, दोनों रहेगा नहीं। कल ने पढ़ाए हैं दांडी मार्च, बताना होगा ये नहीं ना? एक आध को क्वेश्चन बताइए। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किया? 12 मार्च 1900। और दांडी मार्च में बिहार के तरफ से एकमात्र नेता भाग लिया था, उसका क्या नाम था? कारो बापू। क्या नाम था? कारो बापू। निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखिए सुनिए, जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम था ना जी, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। और जैसे भारत में आजादी को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन हुए, अमेरिका में भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए। और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह नारा दिया गया था सैमुअल एडम्स के द्वारा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने नारा दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किसने दिया? यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया। किसने किया? मेजिनी। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है एंड्रोमेडा अंग्रेजी में, और हिंदी में उसे देवयानी कहा जाता है। अंग्रेजी में एंड्रोमेडा और हिंदी में देवयानी। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? देखिए सुनिए, समझिए। एक तो जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। और पूरे है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। और यह है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। और जब आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाइएगा उत्तरी ध्रुव, और नीचे आइएगा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, और यह है आपको कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है आपको कर्क रेखा। और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। यह है आपको मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है यह आपको विषुवत रेखा है। तो मकर रेखा की अगर आप बात करेंगे तो मकर रेखा आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिकी महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजरता है। और मकर रेखा को अगर आप देखेंगे तो जो मकर रेखा है यह विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। यह जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, मेडागास्कर और फिर ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा जो इन तमाम देशों से होकर गुजरती है उसको आपको याद रखना है। तो मकर रेखा जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है उसमें आप देख लीजिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना,
नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप बता दीजिए हमको यहां पर, यहां तक चीजों को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के विषय में भी हम आपको चीजों को बता देंगे, किन किन देशों से होकर गुजरती है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो आप हमको सबसे पहली बात बताएंगे, पूरे पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया? 179। 100 पूरे पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया? 179। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। मकर रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व के कौन कौन देश से होकर गुजरती? मकर रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है? क्लियर है? इसके बाद अब देखिएगा आपको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी विश्व के कई देश, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, युगांडा, कांगो, कांगो गंडाज, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा जो इन तमाम देशों से होकर गुजरती है, इसको याद रखने का ट्रिक है, इसमें ज्यादा कुछ किए नहीं है, सीधा हर देश के प्रथम नाम को ले लिए हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, विषुवत रेखा विश्व के जो कई देशों से होकर गुजरती है, इसको याद रखने का ट्रिक है, इबाको, गया, काका, केसा, काका कैसा, माई, किसान। इबाको, ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील, क से कोलंबिया, कोलंबिया, ग से गैबोन, य से युगांडा, य से युगांडा, ग से गैबोन, य से युगांडा, का से केन्या, नहीं एक मिनट, का से कांगो, सॉरी, का से कांगो और दूसरा क से कांगो गंडाज, कांगो गंडाज, दोनों अलग अलग देश है। के से केन्या, स से सोमालिया, सोमालिया, माई से मां से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, समझ गए? और की से किरीबाती, स से साओ टोम और न से नोरू, न से नोरू, समझ गए? तो इन सभी देशों से होकर जो है आपको विषुवत रेखा गुजरती है, समझ गए? तो आइए एक सेकंड में याद करते हैं। विषुवत रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है, इबाको, गया, काका, केसा, माई, किसान। ठीक है, तो विषुवत रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है बताइए? विषुवत रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ई से विषुवत रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ई से, ब से, क से, ग से, य से, का से, दूसरा का से, के से, स से, मा से, ई से, की से, स से, न से नौरू, न से नौरू। तो विषुवत रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसमें फिर से बताइएगा। इबाको में ई से, ब से, क से, गया में ग से, यो से, काका में पहला क से, दूसरा क से, के से, स से, मा से, ई से, किसान में की से, स से, न से। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, आप अपना लिख लिए, लिख लीजिए।
लिख लिए जी। लिख लिए ना। चलिए अब आगे आइए। कर्क रेखा। कर्क रेखा की हम बात करें तो कर्क रेखा भी विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। मेक्सिको, फिर पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी देशों से होकर जो है आपको कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है मैप मामा अली मीस साओ भावम चीता। मैप मामा अली मीस साओ भावम चीता। साओ भावम चीता, ठीक है। में से मैक्सिको, में से मैक्सिको, प से पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पहला मां से मारितानिया, मारितानिया, दूसरा मां से माली, मां से माली, अ से अल्जीरिया, अल्जीरिया, ली से लीबिया, लीबिया, मी से मिस्र, स से सऊदी अरब, मी से मिस्र, स से सऊदी अरब, सऊदी अरब, सा से संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात, अ से ओमान, अ से ओमान, भा से बांग्लादेश, म्यांमार, ची से चीन, त से ताइवान, ची से चीन और त से ताइवान, त से ताइवान। इन सभी देशों से होकर जो है आपको कर्क रेखा गुजरती है। इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो विश्व के इन सभी देशों से होकर गुजरती है, इसको भी जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको आप पहले कॉपी में लिखिए या नोट में लिखिए या क्वेश्चन बैंक में लिखिए। मोबाइल का फोटो मोबाइल में रह जाएगा, जीवन में कभी याद नहीं होगा, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा नहीं बना के आइएगा। इसलिए कॉपी में हर चीज को लिखने का प्रयास कीजिए आप, समझ गए। चलिए लिख लिए, नहीं लिखे हैं तो लिखिए। यहां से एक प्रश्न आएगा, संभावना है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी, लिख लिए हैं तो लिखिए ना जल्दी। लिख लिया तो आइए याद कीजिए। कर्क रेखा जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है मैप मामा अली मी साओ भावम चीता, ठीक है। तो कर्क रेखा जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? एक बार फिर से बोलिए, क्या है ट्रिक? में से प से मां से, दूसरा मां से, अ से, ली से, मी से, स से, ओ से, भा से, ब से, म से, ची से, ता से। एक बार फिर से, में से, प से, मां से, दूसरा मां से, अ से, ली से, मी से, स से, ओ से, भा से, ब से, म से, ची से, त से। क्लियर है? बताइए किससे होकर नहीं गुजरती है? आए इक्वेडोर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कौन रेखा? क्लियर है ये बात? तो सब बता दिए ना जी, ठीक है। आगे जो है देशांतर रेखा वाला कभी बता देंगे, ठीक है। आज जो है अक्षांश रेखा बताएं, देशांतर रेखा बता देंगे। असत्य का मिलान करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती को कहते हैं, हाँ। गोल्ड कोस्ट घाना, हाँ। अंध महाद्वीप अफ्रीका, हाँ। वनों का देश नाइजीरिया, नहीं। वनों का देश कहा जाता है कांगो को। किसे कहा जाता है? कांगो। वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश, वनों का देश। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार कहते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, कश्मीर घाटी में मर्ग। तो लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? और कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में मर्ग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? दक्षिणी अंडमान। निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? देखिए, काली मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो काली मिट्टी भारत में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, और इसका जो लोकल नाम होता है वह रेगुड़ मिट्टी होता है, तथा यह मिट्टी जो है आपको कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, जिस वजह से इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी चट्टानों में उद्भेदन होने के कारण या अवसादी चट्टानों में उद्भेदन होने के कारण ही काली मिट्टी का जो है आपको निर्माण हुआ है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आंसर हो जाएगा इनमें सभी, इनमें सभी। कहीं पर मक्खी होगा, कुछ होगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? चीन है। वही भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू लाया, और भारत में तंबाकू की सर्वाधिक खेती करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन चीन करता है, और भारतीय राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। और तंबाकू पुर्तगालियों ने भारत लाया, और तंबाकू का खेती पहली बार मुगल बादशाह जहांगीर के समय हुआ था। और तंबाकू का प्रयोग सबसे ज्यादा खाने में करता है, लोग खैनी लटा करके खाने में करता है। तंबाकू का जिसका जितना भारत में उत्पादन होता है उसका लगभग 50% लोग खा जाता है। समझ गए? तो विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कौन करता है? भारत में आंध्र प्रदेश। भारत में किस यूरोपीय कंपनियों के कारण तंबाकू भारत आ पाए? पोर्त। पहली बार किस मुगल बादशाह के समय तंबाकू? जहां तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है? राजमुंद्री। कहां है? राज। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां अवस्थित है? कोलकाता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका निर्माण कनाडा के सहयोग से हुआ है? कनाडा के सहयोग से हुआ है इंडाल्को का। किसका? इंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इंडाल्को का हुआ है। फिर बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को और हिंडाल्को। भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है रूस के मदद से हुई है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना फ्रांस के मदद से हुई है, और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका के मदद से हुआ है। अमेरिका के मदद से हुआ है। समझ गए? याद रखिएगा आप इस बात को। तो रूस के मदद से कौन से एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना? रूस के मदद से, फ्रांस के मदद से, और कनाडा के मदद से, अमेरिका के मदद से। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां है जानते हैं? यह है आपको केरल में। कहां है? पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? कहां है? केरल। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है, केम्पेगौड़ा बंगलुरु में है, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। समझ गए? तो याद रख लीजिएगा। तो बता दीजिए दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? दाबोलिम, केम्पेगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई है 1911 ईस्वी से। 1911। और भारत में वायु परिवहन को संचालित करने का काम भारतीय वायु विमानपत्तनम नामक संस्था करती है, या भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण नामक संस्था करती है। और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण नामक संस्था की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1995।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। अगर बताना पड़ेगा तो फिर मौलिक कर्तव्य तक पॉलिटी पढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। क्या होगा आंसर? 1 2 3 4 होगा। एक बात बताइए आप हमको, नागरिकता अधिनियम 1955 यह कहता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त, कितने प्रकार से समाप्त? 5 प्रकार से जो प्राप्त हो सकती है, वंश परंपरा, देशीयकरण, वंशीकरण, भूमि विस्तार और जन्म। और क्या हो सकता है ना जी? क्लियर है ना? ये बात हमको बताना पड़ेगा। बताए ना केटी शाह ना? आगे ये नहीं बताए हैं, ये नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ा देते तो यहां पर भी बताना नहीं होता। समझ गए? और रक्षाबंधन में आप लोग क्लास करने के लिए तैयार है ना? हाँ, रक्षाबंधन में जैसे 14 अगस्त 15 अगस्त को क्लास हुआ था, वैसे ही रक्षाबंधन में होगा। और रक्षाबंधन में होगा तो बिट्टू सर को बोलेंगे आप छोड़ दीजिए, हम ही को लेने दीजिए। ठीक है, प्रयास करेंगे, बोलेंगे, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो उनका भी रहेगा, लेकिन उनका तो कम रहेगा, 1 सेशन रहेगा या मैक्सिमम 2 समझ गए? केंद्र और राज्यों के मध्य दिमाग में देखिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। और रक्षाबंधन में सिलेबस के मैक्सिमम पार्ट को खींचेंगे। जैसे पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य तक लाकर छोड़ दिए हैं, तो आगे पॉलिटी को बढ़ाएंगे, आगे फिर हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ज्योग्राफी तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी को हम इधर आगे बढ़ाएंगे। समझ गए? और फिर अगर समय मिला तो ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। लेकिन बार बार बोले अगर समय मिला तब, हम ये नहीं करेंगे, हम करवाइए देंगे। नहीं तो क्या पता आप बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे। तो ज्योग्राफी का जो हो रहा है, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव दे देते हैं आंसर के साथ, जैसे विविध का दिए हैं, होमवर्क के थ्रू करवा देंगे। ये तो हो सकता है ना? क्या विचार? समझ गए? तो आइए, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया? गोयपोड़िया समिति। गोयपोड़िया समिति जो है, इसका है बैंकिंग सुधार, इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। बाद बाकी आयोग का संबंध जो है आपको केंद्र राज्य संबंध से रहा है। किसका मिलान गलत है? राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 हमें राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में बताता है। अनुच्छेद 156 यह कहता है राज्यपाल का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसकी चर्चा 164 में है। नहीं, 164 में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 164 में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 168 में। गलत है ये। राज्यपाल का शपथ 160 नहीं, राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161। हाँ सही है। तो किसका मिलान गलत है? बी और सी दोनों। बी और सी दोनों आंसर हो सकता है इसमें। बी और सी दोनों आंसर, सी दिया हुआ है, बी भी होगा, बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। समझ गए? कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? देखिए विनियोग विधेयक, इसकी चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में। देखिए भारत सरकार का संपूर्ण धन संचित निधि में जमा होता है। संचित निधि से धन निकालने को लेकर जो विधेयक लाया जाता है उसी को विनियोग विधेयक कहा जाता है। संचित निधि से धन निकालने को लेकर जो विधेयक लाया जाता है उसी को विनियोग विधेयक कहा जाता है। और विनियोग विधेयक जब पारित होता है तो उसके साथ साथ वित्त विधेयक भी पारित किया जाता है। समझ गए? तो याद रखिएगा आंसर वित्त विधेयक। क्लियर है? तो कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित होता है? आए विनियोग विधेयक की चर्चा कौन अनुच्छेद में, कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 114। भारत की संचित निधि से धन निकालने को लेकर जो विधेयक लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत सरकार के संपूर्ण आय कौन निधि में जमा होता है? संचित निधि। कौन निधि में? कौन निधि में? निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल श्री सेशन के सिफारिश पर किया गया। और वरीयता क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 का कॉमा स्थान दिया गया। 9 का कॉमा स्थान। देखिए एगो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसको समझाते हैं, पहले लिख देते हैं यहां पर। क्वेश्चन कह रहा है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? देखिए सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2001 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। बाद में जाकर 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा के
सीटों की संख्या को 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रयास किया गया। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? देखिए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एसवी कृष्णमूर्ति राव। एसवी कृष्णमूर्ति राव। वही राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एसवी कृष्णमूर्ति राव। वही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम आयंगर। अनंत सैनम आयंगर। याद रख लीजिएगा, 4 फैक्ट यहां पर हम आपको बताए हैं। देखिए, आपको पता नहीं चलता है, बहुत बात बता के हम निकल जाते हैं, समझ गए? तो याद रखिएगा आप चीजों को। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन? श्री अनंत सैनम आयंगर। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम उपसभापति कौन? एसवी कृष्णमूर्ति राव। देखिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 प्रदान करता है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है। और जो राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है, क्षमादान, परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन। इसमें क्षमा का अर्थ होता है पूरी तरीका से माफ कर देना। क्षमा का क्या अर्थ होता है? पूर्णतः माफ कर देना। फिर परिहार, सजा की मात्रा को कम करना, परिहार कहलाता है। जैसे किसी को 10 वर्ष की सजा है तो 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देना, यही परिहार कहलाता है। तो सजा की मात्रा को कम करना परिहार कहलाता है। सजा की मात्रा को कम करना परिहार कहलाता है। क्या होगा? 5। फिर लघुकरण, सजा के प्रकृति को बदलना। जैसे किसी को फांसी की सजा है तो उसको बदल करके आजीवन कारावास में, या किसी को आजीवन कारावास की सजा है तो उसको बदल करके 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। इसी को लघुकरण कहते हैं। सजा की प्रकृति को बदलना लघुकरण कहलाता है। विराम, विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना, विराम कहलाता है। विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना विराम कहलाता है। प्रविलंबन, कुछ समय के लिए सजा को टालना प्रविलंबन कहलाता है। कुछ समय के लिए सजा को टालना, विशेष तौर पर फांसी की स्थिति में सजा को टालना प्रविलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविलंबन। क्या कहलाता है? प्रविलंबन। क्लियर है? आया जी वो लड़का? नहीं आया? अरे नहीं आया है क्या जी? मेरा तो यहीं तक था, हमको लगता है नहीं आया है जी। आ गया, आ गया। चलिए, तो इस प्रकार मेरा एरिया खत्म हो गया, समझ गए? तो 1 मिनट में याद कर लीजिए। तो पूर्णतः माफ कर देना क्या कहलाता? क्या कहलाता है? इसके बाद सजा की मात्रा को कम करना, सजा की प्रकृति को बदलना, कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा देना, कुछ समय के लिए सजा को टालना, क्या कहलाता है? प्रविलंबन। क्लियर है? चलिए, तो इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले टेस्ट में, ठीक है? क्या है? और है मेरा है साइंस है, यहां से करवा देगा, वही करवा देना। हाँ, 3 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास होगा। अभी टेस्ट डिस्कशन के ठीक बाद 3 बजे से बायोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है? और आप लोग हल्ला मत किया कीजिए। और जो संस्थान के स्टाफ लोग हैं, समझ गए, तो स्टाफ सब जो है क्लासरूम में रहिए। देखिए, जो हल्ला करता है उसको चिन्हित कीजिए, उसका आई कार्ड लीजिए, हमको जमा कीजिए। उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, उसका आई कार्ड जब्त करके हमको जमा कर दीजिए। देखिएगा, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? क्या होगा? अच्छा, प्रथम श्रेणी में कैसे जंतु आते हैं? जो शाकाहारी हो, है ना? प्रथम में कौन आएंगे? जो शाकाहारी हो। अच्छा, मनुष्य किस में आता है? दूसरा में, तीसरा में? दोनों, दूसरा में भी और तीसरा में भी। मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, इसीलिए मनुष्य दूसरा में भी और तीसरा में भी। आवाज नहीं जा रहा क्या? जा रहा? ठीक। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाएगा? पिक्नोक्लाइन। घनत्व को पिक्नोक्लाइन, जहां टेम्परेचर की बात होगा थर्मोक्लाइन। हाइलोक्लाइन, जहां पे आयोडीन और सब आएगा, हाइलोक्लाइन में आएगा। इको मार्क वैसे दिया, वैसे
लिखे। जो आयोडीन से संबंधित होगा हाइलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन जो ताप से संबंधित होगा, और घनत्व पूछ रहा है तो क्या होगा? पिक्नोक्लाइन। इको मार्क, वैसे चीज को इको मार्क दिया जाता है जो प्रकृति के लिए अच्छा हो, जो भी प्रकृति के लिए अच्छा होगा उसको कौन सा सिंबल दिया जाता है? इको मार्क। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि पूछा ना, ये सब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठिए। बोल रहा निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है? कौन सा मिजोरम में है? पाला। पाला कहां है? मिजोरम। अच्छा, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। हाँ, रामसर सम्मेलन। अब देखिएगा सांख्य सागर कहां है? सांख्य सागर एमपी में। और बाकी दुख हमको जानकारी नहीं, देख लीजिएगा। करंट का है, कम से कम रामसर साइड से बात रखी। टोटल अभी 75 को दर्जा दिया है, टोटल याद होना चाहिए। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन? एंटोमोलॉजी में कीट का। इक्थियोलॉजी में मत्स्य का। किसका? मत्स्य का। मत्स्य का। एंथोलॉजी। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग आगे पीछे सेट में बनाया है। जो मनुष्य द्वारा जो भी प्रदूषण होता है उसका जो अध्ययन करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य द्वारा जो प्रदूषण होता है उसका हम जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथोलॉजी ने ध्यान में। इक्थियोलॉजी किसका होगा? मत्स्य का। इक्थियोलॉजी मत्स्य का। एंटोमोलॉजी कीट का। एंटोमोलॉजी कीट का। और डेंड्रोलॉजी झाड़ी का। पक्षी होगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षी होगा ऑर्निथोलॉजी। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? तो सिस्टर्नी किसमें पाया जाता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय को खोजा किसने? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय को ही सेल का यातायात प्रबंधक बोला जाता है। गोल्जी काय को ही सेल का यातायात प्रबंधक, उसी को इंग्लिश में ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं। केंद्रक, सेल का मेन पार्ट मुख्य अंग केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। हरित लवक को किचन ऑफ द सेल। रसोई घर, किचन ऑफ द सेल किसको? हरित लवक। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। एक बैरल में कितना लीटर? 159। एक गैलन में कितना लीटर होता है? लगभग 4 लीटर। लगभग 4 लीटर। 3.79 या 78 ऐसा ही होता है, लगभग 4 लीटर। क्या बोले? बैरल एक मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, जैसे केजी द्रव्यमान को नापते हैं उसी तरह। हैडोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक होता है हाइड्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर है वायुमंडलीय आर्द्रता। एक होता है हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय घनत्व। हाइड्रोमीटर बोलेगा तो वायुमंडलीय घनत्व और हाइग्रोमीटर बोलेगा तो वायुमंडलीय आर्द्रता। ध्यान रखेंगे। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? इसका देखिए फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर LY जी। 2 पाई कांस्टेंट हो गया। किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, लंबाई पे। तो लंबाई के ऊपर कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी। जब लेंथ बढ़ेगा तो उसका कालावधि क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब लेंथ बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जब लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है, तो किस पे निर्भर करेगा? लंबाई पे। बोला एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये है मतलब टेलीविजन में कौन सा रंग यूज होता है? प्राथमिक रंग। कौन सा रंग? तो प्राथमिक रंग कौन कौन हो जाएगा? लाल, हरा, नीला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लाल, हरा, नीला। रंग को मिश्रण करने के लिए बताया था प्राथमिक, द्वितीय और एक सहायक। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तापमान को नियत बनाए रखना, मतलब एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का क्या काम है? एक समान तापमान को बनाए रखना। साइंस में सिर्फ स्टैटिक्स टाइप का है सब कुछ। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? किसका? नियॉन का। किसमें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहना, इसका नियॉन होगा। नियॉन ही होगा। हाँ, सोडियम का वहां प्रयोग किया जाता है। देखते हैं रोड पे कहीं पीला बत्ती जो लगा होता है, पीला पीला कलर का, उसमें सोडियम पूछता है पीला कलर का कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम। ठीक है। और फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब बोलेगा तो कौन सा? नियॉन। नियॉन गैस भरा जाता है, इसी को मरकरी बोलते हैं।
भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? रुद्रम, रुद्रम होगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा विश्व तत्व क्या पूछा है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन उतना क्या होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ? न्यूट्रॉन दिया हुआ 20। तो परमाणु संख्या कितना होगा इसका? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। और अगर द्रव्यमान संख्या बोले, द्रव्यमान संख्या बोले तब होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा? 38। तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 18, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 20, परमाणु संख्या 18। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या का। द्रव्यमान संख्या बोलेगा तो 38, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसका प्रोटॉन पूछेगा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का क्या होता है फॉर्मूला? CaSO इंटू 2H2O। इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोनों में होता है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो जाएगा, हाफ H2O। और जिप्सम बोलेगा तो 2H2O। सिर्फ ये याद रखना है। देखिए प्लास्टर में आधा प से स्टार्ट होता है ना, तो ध्यान रखेंगे जब भी प्लास्टर में होगा तो हाफ H2O होगा और जिप्सम में होगा 2H2O। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लास्टर में हाफ H2O और जिप्सम में 2H2O। तो पूछ रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन इसलिए वायुयान में ज्यादा यूज किया जाता है कि वायुयान जब उड़ता है तो उसका जो टायर होता है घर्षण करता है, तो उससे आग लगने की संभावना होती है। तो उसे आग लगने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। जब भी इस तरह का नाइट्रोजन और हीलियम में कंफ्यूजन नहीं करना, जब भी आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन। हीलियम का प्रयोग हम लोग कृत्रिम गैस के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे बिल्डिंग करते हैं उसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वायुयान का टायर बोलेगा तो उसमें कौन सा गैस? नाइट्रेट। चिप्स कुरकुरे जो हम लोग खाते हैं उसमें जो हवा भरा होता है किसका? नाइट्रोजन का। अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में अचार एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलेगा अचार में कौन सा अम्ल? एसिटिक। अचार में, खट्टा दूध में, खट्टा दूध में, सेब में, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक। माचिस बनाने में किस फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित किया। मटर पे किया था, लेकिन कभी कभी पूछा था किस मटर पे? चारों ऑप्शन में मटर रहेगा, लेकिन गार्डन पी। किस पे? गार्डन पी पे। गार्डन पी पे किया था। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? 2 बार। कितने? वही 20 दांत जो टूटता है जिसको हम लोग बोलते हैं अकल का दांत, विजडम टूथ, जिसको दूध का भी दांत बोला जाता है। तो कितना दांत? 20। अच्छा, पूरा जिंदगी में एक मनुष्य का कितना दांत आता है? 52। कितना? क्योंकि 20 टूटता है, दूध का दांत फिर आता है, तो टोटल 52। लेकिन होता कितना है? तो 32। कितना होता है? 32। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम कोई ऐसे जगह हैं जहां कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हमारा जो रक्त होगा सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव गैस है। और वो क्या करता है? अच्छा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। वहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो इनएक्टिव कर देता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। कहने क्वेश्चन का मतलब ये होगा सबसे ज्यादा पौधे का प्रकाश संश्लेषण किस रंग के द्वारा? किस रंग में? पीला और लाल। ऐसे सिर्फ एक दे तो लाल। किसमें? लाल। सबसे कम किसमें? बैगनी में। सबसे कम बैगनी में, हरा में होता ही ना। सबसे ज्यादा लाल, सबसे कम बैगनी, हरा में होता ही ना।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बी। विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम? उसको क्या बोलते हैं, कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। उसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। फॉलिक अम्ल से रक्ताल्पता। इसको विटामिन B9 और B11 दोनों बोलता है, लेकिन ज्यादातर विटामिन क्या होगा? B9। विटामिन B9। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B1 से विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का थायमिन। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, किस विटामिन को फोलिक अम्ल के नाम जानते हैं? विटामिन B9। हार्मोन स्रावित ग्रंथि। प्रोजेस्टेरोन गर्भा से महिला हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। इंसुलिन किससे? आग्नाशय से। आग्नाशय के किस सेल से? बीटा सेल से। किस सेल से? आग्नाशय के बीटा सेल से। आपका हो जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब इनमें से कौन सा रोग जल के कारण होता है? दूषित जल से। हैजा। हैजा कोई कॉलरा बोला जाता है, कहीं हैजा नहीं देगा, कॉलरा देगा। तो हैजा किसे कारण होता है? प्रदूषित जल से। चेचक आपका किससे होता है? वायरस से। चेचक वायरस से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। आपका तपेदिक किससे? बैक्टीरिया से। तपेदिक बैक्टीरिया से। चेचक के टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका खोज किया, इसीलिए एडवर्ड जेनर को टीका का जनक बोला जाता है। तो टीका का जनक कौन? एडवर्ड जेनर। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग? बोल रहा है पौधे के किस भाग से हम लोग केसर प्राप्त करते हैं? किस भाग से? वर्तिकाग्र से। वर्तिकाग्र से। पुष्प, इसे पुष्प का पाठ है, उसी में वर्तिकाग्र से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? केसर। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस संस्था इसको जारी करता है। इस सूचकांक तैयार करने में 2 अर्थशास्त्री का नाम था। एक हमारे भारत के थे अमर्त्य सेन, एक पाकिस्तान के थे महबूब उल हक। महबूब उल हक, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को तैयार किया था। अच्छा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था इकोनॉमिक्स में? 1998। कब मिला था? 1998। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है वर्तमान 2023 में? मानव विकास सूचकांक में 132वां है। कितना है? 132वां। मानव विकास सूचकांक में शायद अभी पहला नंबर पे है स्विट्जरलैंड। पहला नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। आपका इंडिया का रैंकिंग कितना है? 132। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कब प्रतिपादन किया गया था? 1990। 1990। 2 को मिलकर किए थे, अमर सेन और महबूब उल हक। अमर सेन इंडिया के, महबूब उल हक पाकिस्तान। अमर सेन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1998। इसको जारी कौन करता है? कौन सा संस्था? यूएनडीपी। यूएनडीपी। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है आपका। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए क्रम में होता है। पहले कौन होता है? पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर होता है कौन? यूएसए। ऐसा ही क्रम में होता है, याद रखिएगा। इसमें महिला और पुरुष पूछता है। महिला और पुरुष। आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में जीता है आरियाना सबलेंका। कौन? आरियाना सबलेंका, बेलारूस की है। पुरुष में नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। सर्बिया का फ्रेंच ओपन जीती है ईगा स्वीटेक। कौन? ईगा स्वीटेक पोलैंड की है। और फ्रेंच पुरुष में भी वही जीता। कौन? नोवाक जोकोविच। विंबलडन कुछ दिन पहले ही फाइनल हुआ। इसका महिला जीता है मार्केटा बोंड्रोसोवा। विंबलडन में जीता है मार्केटा बोंड्रोसोवा। आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करें, जो दरोगा की तैयारी करता होगा, ये सब मुंह पे होना चाहिए। जितना रैंकिंग हो, ये सब करंट का हॉट टॉपिक है, आप लोग को भी मुंह पे होना चाहिए ये सब करंट। मार्केटा बोंड्रोसोवा। और आपका पुरुष में किया विंबलडन जीता है कार्लोस अल्काराज। कौन? कार्लोस। अगर लिखने में दिक्कत होगा हमारा आवाज सुनिएगा, रेटिंग ऐसे मेरा बहुत खराब है। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा आराम से। आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में जीता आरियाना सबलेंका और पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच। ठीक है। उसके जस्ट फ्रेंच ओपन महिला में जीता ईगा स्वीटेक, पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच। मतलब दोनों लगातार पुरुष में नोवाक जोकोविच। उसके जस्ट नीचे विंबलडन महिला में जीता है मार्केटा बोंड्रोसोवा, और वही विंबलडन पुरुष में जीता है कार्लोस अल्काराज। यूएसए नवंबर दिसंबर में होगा, 2023 का भी नहीं हुआ। तो आपको फ्रेंच ओपन 23 में पुरुष पूछा कौन होगा? नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष।
सही बात है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। बोर्ड ऑफ प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी का भी अध्यक्ष कौन बना है? अनिल कुमार जैन। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी करेंट ही है। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा अकारिनी। ट्विटर के सीईओ लिंडा अकारिनी। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। सीबीआई के निदेशक भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। अभी जस्ट किरण रिजिजू को हटाया है, इसको बनाया अर्जुन मेघवाल को। आज रखिएगा चर्चा में। तो बोलिएगा भारत के नए कानून मंत्री, सीबीआई के निदेशक, सीबीआई के निदेशक, ट्विटर के सीईओ लिंडा अकारिनी। सुने भी हमने क्या बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखा? कहा? इसका आंसर गलत मारा गया, इसका ऑस्ट्रेलिया मारिएगा। लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहां? ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इसको इसका आंसर सुधार लेंगे। किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार। उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार सभी। अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या होगा? 161। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 161। इसमें सबसे टॉप पे भी कौन है? नॉर्वे। कौन है? सबसे लास्ट कौन है? सबसे लास्ट है उत्तरी कोरिया। वहां के शासक का नाम क्या है? किम जोंग। बोलिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 100। पहला स्थान किसका? पहला स्थान सबसे लास्ट, सबसे लास्ट। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्री। कौन सा संस्था? रिपोर्टर्स। आपको जारी करता भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। पीछे हम लोग पढ़े ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ध्यान रखें। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहां स्थित है? भारत में सबसे पहला महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में स्थापित हुआ। कहां? जयपुर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन? कब? प्रथम में याद होना चाहिए। कब? 1957। कब? 1957। डिस्कशन नहीं करते हैं सेट को। अच्छा बोलिएगा, जो प्रक्षेपण किया था उसका नाम क्या था अंतरिक्ष यान का? स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम था? स्पुतनिक फर्स्ट। सबसे पहला देश रूस 1957 में, उस यान का नाम था प्रक्षेपण यान का स्पुतनिक फर्स्ट। पहला भारतीय स्वदेशी उपग्रह का नाम बताएंगे? क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब? 19 अप्रैल 1975। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह पूछेगा तो कौन? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट। कब? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड? आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक है। प्रति व्यक्ति वास्तविक है। यूनिवार्ता कहां का है? भारत का। रूस का कौन कौन है? ताश भी रूस का ही है। यूनिवार्ता का समझा कहां का है? भारत का। देख लीजिएगा विविध। आप लोग आज लगता विविध का पीडीएफ मिला ना आप लोग का? पूरा रट जाइएगा। एक दिन में मात्र 25 बात करने मिला है, इतना नजदीक एग्जाम है। देखिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां? लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय। यूरोपीय कमीशन एक पूछता है। यूरोपीय कमीशन। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स है। ठीक है। पेरिस में है यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है, उसका मुख्यालय पेरिस है। क्या? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी। बोलेंगे यूरोपीय संसद का मुख्यालय? यूरोपीय संसद का मुख्यालय? यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय? यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय? पेरिस। कौन मनीला बोले? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की मनीला किसका? फिलीपींस। किसका? फिलीपींस। साना एक दिन और गया था, क्या अमन का है शायद? यमन का। साना। मस्कट ओमान का। बोलिएगा फिलीपींस का राजधानी? फिलीपींस का। सऊदी अरब का।
सऊदी अरब का, यमन का, यमन का, ओमान का, ओमान का, मस्कट। डाइट किस देश के संसद का नाम है? जापान। कहां का? स्वीडन का क्या है? स्वीडन का रिक्सडॉग, स्वीडन का रिक्सडॉग। नॉर्वे का हो जाएगा स्टोर्टिंग, हाँ नॉर्वे का हो जाएगा स्टोर्टिंग, स्टोर्टिंग। जापान का डाइट। ईरान प्लस मालदीव का होता है, ईरान प्लस मालदीव का होता है मजलिस। अपना पाकिस्तान का क्या? हाँ, पाकिस्तान और फ्रांस का नेशनल असेंबली, पाकिस्तान और फ्रांस का। बांग्लादेश का जातीय संसद, बांग्लादेश का। अफगानिस्तान का सोरा, अफगानिस्तान का सोरा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का, नेपाल का। भूटान का तसोंगडू, ऐसा सब पूछता है, नाम एकदम उल्टा पुल्टा रहेगा। भूटान का तसोंगडू। स्वीडन का रिक्सडॉग, स्वीडन का। नॉर्वे का स्टोर्टिंग, नॉर्वे का। जापान का डायट, जापान का। ईरान और मालदीव का मजलिस, ईरान और मालदीव का। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल का। अच्छा, आपको विविध जो मिला है मेरे ख्याल से उसमें सब क्वेश्चन होना चाहिए। विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहां? मासिनराम, मेघालय। मासिनराम कहां है? मेघालय। सर्वाधिक वर्षा पूरा विश्व में। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर MEW विकसित किया? जेम्स रोबिन और विलियम नॉर्धास, जेम्स रोबिन और विलियम नॉर्धास। महबूब उल हक के बारे में पिछले बार पढ़े, SDI का खोज किया दिया महबूब उल हक और अमर सेन। शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल? जवाहरलाल। मोरारजी देसाई का, कल इन्हीं का एग्जाम देना है। मोरारजी देसाई का अभय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। किसान घाट। चित्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चित्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल, सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी। उदय भूमि, KR नारायणन। उदय भूमि, KR नारायणन। प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1949। 1948 में आपका किसका? NCC का स्थापना हुआ। 1948 में NCC का। 1965 में BSF। 1965 में। 1939 में CRPF। 1939 में। इसके 30 साल बाद 1969 में CISF। कौन? CISF। NCC का भी महानिदेशक कौन है? गुरवीर पाल सिंह। NCC के महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह। और BSF का कौन है? BSF का साइज चेंज हुआ है, था साइज चेंज हुआ है, देख लेंगे इसका सब महानिदेशक। CISF का है सिलवर्धन सिंह। CISF का सिलवर्धन सिंह। मेरे ख्याल से BSF का नीतिन अग्रवाल कोई करके, देखिए देख लीजिएगा। भांगड़ा, गिद्दा, डब, धपान, धमान किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। कहां का? पंजाब का। मिला है, विविध होगा उसमें। ये सब चीज सिर्फ रटने वाला है, विविध है। सन 1950-51 में, मतलब जिस समय हमारा 1950-51 भारत स्वतंत्र हुआ था कि गणतंत्र हुआ था? गणतंत्र हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस समय पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता? उद्योग को क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता? कृषि। तृतीयक में कौन आएगा? सेवा। वही पूछ रहा है जो द्वितीय क्षेत्र में योगदान कितना परसेंट? 15%। 15%। मैथ आप लोग बनाए होंगे ना? ठीक है।